सो जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि हम लोग ऑप्शंस के ऊपर में क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इससे पहले भी हमने ऑप्शंस के ऊपर में एक क्लासेस ऑर्गेनाइज किया था। तो हम लोग जो उसमें स्टडी किए थे उसका एक रिकैप हम लोग करेंगे, और रिकैप के बाद हम लोग फिर आगे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, और फिर इम्पोर्टेंट है कि उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, हम लोग वो उसके ऊपर फोकस करेंगे। ओके, इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं होता है, इम्पोर्टेंट होता है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का हम एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, जब हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि वहाँ पे हमें नेकेड कॉल करना चाहिए या फिर हमें कवर्ड कॉल करना चाहिए, या मतलब कि हेजिंग करना चाहिए। नेकेड कॉल मतलब सिंपली आप कॉल बाय कर रहे हो, पुट बाय कर रहे हो, कॉल सेल कर रहे हो, पुट सेल कर रहे हो। ओके, लेकिन अगर हम वहीं पे हेजिंग करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट्स हैं या फिर उसका क्या डिसएडवांटेज, ठीक है, हम ये चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद कि कोई ऐसा टूल है जो हमें इसमें हेल्प कर सके कि कब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, कब हमें बाय बेस्ड स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए या कब हमें सेल बेस्ड स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग। आई होप यू ऑल एंजॉय इट। ओके, सो यस, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप अपना क्वेरीज इसमें डाल सकते हैं, आप लोग की क्वेरीज को आंसर किया जाएगा। ओके, सो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। ओके, सब लोगों को मेरे स्क्रीन दिख रहा है? टाइप yes or no. It's visible to everyone. Okay, it's visible to everyone. This is visible to everyone. Yes, yes. Okay, so दिस ये वो है जो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास। मैं फर्स्ट कोशिश करूँगा कि 15 to 45 मिनट में मैं इसको कवर कर लूँ और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। ओके, सो मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं कि मैं निशांत कुमार हूँ, इक्विटी कॉमोडिटी और अर्थिंग फिनटेक के फाउंडर्स में से हूँ। और मैंने ऑलरेडी आरए का एनआईएसएम का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ था, लेकिन मल्टीपल कंप्लाइंसेस के कारण हम एनआईएसएम के सीबी सर्टिफिकेशन आरए के लिए नहीं जा रहे हैं, और मैं कैपेबल हूँ कि मैं आप लोग को गाइड कर सकता हूँ। सो आज हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, ये जो चीज़ें हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले भी क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। ओके, लेकिन हम एक छोटा सा रिकैप और कर लेंगे ताकि ये आप लोग के लिए बेहतर है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग को देखेंगे कि स्पॉट फ्यूचर ऑप्शंस में क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद ऑप्शन रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिर टर्मोलॉजी हो गया, टर्मोलॉजी में जैसे एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ओआईसीवाई, ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमने प्रीवियसली भी आपको बताया था कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में जब तक आप इसके टर्मोलॉजी को नहीं समझोगे, मतलब आप उसके कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पा रहे, जब आप उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ जाओगे तो फिर आप आसानी से कहाँ पे क्या फिट होगा, कहाँ पे हमें बाइंग बेस्ड करना चाहिए या फिर कहाँ पे हमें सेलिंग बेस्ड करना चाहिए। ओके, इस बीच में मैं आप लोग से कुछ क्वेश्चंस भी डालूंगा ताकि ये आप उसका आंसर दे सको और थोड़ा सा आप लर्निंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सको। और फिर हम लोग का रहेगा सेलेक्ट स्टॉक्स बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन, और फिर कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगा। ओके, तो ये सारा हम लोग आज देखेंगे। सो हम लोग अब जैसे आप लोग को पहले भी बताया था कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है। फ्यूचर और ऑप्शंस बेसिकली एक डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट, डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ डेरिवेटिव्स? एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स? जस्ट you can type in the message, you can type in the chat box.
So the meaning of you can type in the chat box. What is the meaning of derivatives? Oh, it's audible to everyone. If you face any technical difficulties, then please answer it. Okay. So, yes. So derivatives means derived from the underlying asset. Okay. Like here in the example, you can see it. It's a tree. It's a tree. That means tree is an underlying asset. Underlying asset. And here the wooden table, chair, it's a derivatives product. That means derived from the underlying asset. Derivatives का अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है जब तक कि अंडरलाइंग एसेट ना, ओके, जब तक कि अंडरलाइंग एसेट नहीं तब तक उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं। अगर आज सपोज कर लो जैसे निफ्टी है, तो निफ्टी का डेरिवेटिव्स क्या है? व्हाट इज द डेरिवेटिव्स ऑफ निफ्टी? निफ्टी का डेरिवेटिव्स है निफ्टी का फ्यूचर एंड निफ्टी का ऑप्शंस, यही तो है। फर्स्ट निफ्टी फ्यूचर हो गया और निफ्टी ऑप्शंस हो गया। अगर हम निफ्टी के अंडरलाइंग एसेट या निफ्टी इंडेक्स को हटा दें तो क्या निफ्टी का फ्यूचर और निफ्टी का ऑप्शंस का रिलेवेंस है? बिल्कुल नहीं है। ओके, सो डेरिवेटिव्स का रिलेवेंस तब है जब उसका अंडरलाइंग एसेट है। ओके, सो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर जो लोग नए ज्वाइन किए हो, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो तो वो क्लास के लास्ट में वो हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। अब जब हम लोग आते हैं, ठीक है, जब डेरिवेटिव्स पे आते हैं तो हमें सबसे पहले कैश या फिर स्पॉट मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बीच में हमें एक जो डिफरेंसेस हैं, हमें वो डिफरेंस समझना होगा। स्पॉट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाया है, मैं एक स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। आप उस स्टोरी से अगर रिलेट कर लोगे तो फिर आप समझ लो कि स्पॉट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बीच में आप डिफरेंसेस समझ लोगे। अगर आप ये डिफरेंसेस समझ लिए तो ये है कि कब हमें क्या काम करना, कब हमें क्या काम करना है। अगर आप डेरिवेटिव्स ट्रेडर हो, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडर हो, तो आपके पास में एट अ टाइम हज़ारों हैं जहाँ पे कि आप ट्रेड कर सकते हो। चाहे आप अगर ऑप्शंस की बात करो तो ऑप्शन में मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस है, प्रत्येक स्ट्राइक प्राइस पे 2 है, आपका सैकड़ों। अगर आप ट्रेडेबल इंडेक्स ही देखो तो 6 से 7 आपका ट्रेडेबल इंडेक्स है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, उसके बाद सनसेट्स, बैंक एक्स, इसी तरीके से और भी हैं। और प्रत्येक में मान लो कि आप 20 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 20 स्ट्राइक प्राइस नीचे लेते हैं तो 40 स्ट्राइक प्राइस हो गया, 40 दूना 80 हो गया। अब आप इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लो कि कितना आप ले रहे हो, तो आपको प्रत्येक का बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो ये बेसिकली समझ लीजिए कि ये एक 3 दोस्त की कहानी है। फ्यूचर, ऑप्शन, स्पॉट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बीच का जो डिस्टिंग्विश समझना है, तो ये समझिए कि ये 3 दोस्त की कहानी। प्रत्येक जगह होते हैं, आपके भी दोस्त होंगे, मेरे भी दोस्त। सपोज कर लीजिए कि आपके पास में 10 लाख रुपया है और आपको रिलायंस का 250 शेयर बाई करना है या फिर 200 शेयर बाई करना है, कोई भी एक बाई करना है। आप गए, आपने सपोज कर लीजिए कि 1500 के रेट पे चल रहा है, ठीक है, आप गए, आपने रुपया पे किया और आपने बाई कर लिया, ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। दूसरा दोस्त जिसके पास में 1 लाख रुपया है, उसने आपको देखा, वो भी गया रिलायंस का शेयर बाई करने के लिए, लेकिन उसके पास में सिर्फ 1 लाख रुपया है, उसके पास में सिर्फ 1 लाख रुपया और उसको भी 250 शेयर बाई करना है। अगर आप इसको रिलेट करना है तो इसको जैसे आप अपने गली मोहल्ले या फिर आप विलेज से हो या आपके फ्रेंड सर्कल में भी है कि जैसे कि कोई एक फ्रेंड अगर आपका एक गाड़ी खरीदता है, मान लो कि 10 लाख 15 लाख का कोई गाड़ी खरीदा, तो जो उसका दूसरा दोस्त होता है वो भी कंपटीशन में वो गाड़ी खरीदता है। फिर तीसरा दोस्त चाहे कर्जा लेके ही हो, EMI पे ही हो, जैसे हो वैसे जाके वो खरीदता ही खरीदता है, वो भी गाड़ी खरीदता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे ही है।
तो पहला दोस्त के पास में पूरा था, उसने कैश में खरीद लिया। दूसरा दोस्त के पास में 1 लाख रुपया है, ओके। अब इसको भी रिलायंस का 250 शेयर खरीदना है, लेकिन इसके पास में तो उतना रुपया नहीं है। तो ये सरकार के पास गया, बोला कि भाई साहब मुझे भी रिलायंस का शेयर्स खरीदना है। तो सरकार ने बोला ठीक है तुम खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ कंडीशंस होंगे। यही कंडीशंस डिस्टिंग्विश करते हैं स्पॉट और फ्यूचर्स में। क्या क्या है डिस्टिंग्विश है कि आपको जो खरीदना होगा, क्योंकि आपके पास में उतना कैपिटल तो है नहीं, तो आपको एक फिक्स्ड क्वांटिटी के मल्टीपल में ही बाय करना होगा। जैसे कि यहाँ पर में 250 हो गए, ठीक है। तो 250 का सपोज कर लीजिए हमने एक लॉट साइज बताए मिनिमम 250, तो आप 250 या फिर मल्टीपल ऑफ 250 में आप बाय कर सकते हैं, ओके। 250 या फिर मल्टीपल ऑफ 250 में आप बाय कर सकते हो। जबकि जिसके पास में 10 लाख रुपया है वो चाहे तो 251 शेयर्स भी बाय कर सकते हैं, 252 शेयर्स भी बाय कर सकते हैं, 249 शेयर्स भी बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको 250 या 250 के मल्टीपल में ही बाय कर। दैट्स कॉल्ड आवर लॉट साइज, ओके। दूसरा आता है कि मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड? दैट्स योर एक्सपायरेशन डेट, ओके। दैट्स योर एक्सपायरेशन डेट मीन्स कि ये जो बंदा जो बाय किया है, पहला जो कैश में बाय किया है, वो चाहे तो इसको अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफ़र कर दे, लेकिन आप मैक्सिमम एक होल्डिंग पीरियड होगा, वो होल्डिंग पीरियड ही एक्सपायरी डेट होता है। एक्सपायरी डेट के दिन तक आपको अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होगा। आप नहीं स्क्वायर ऑफ करते हैं तो फिर आपका पोजीशन नल एंड वॉइड हो जाएगा, ओके। अब तीसरा है कि जो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास में 1 लाख रुपया है, लेकिन आपको जो पूरा कॉस्ट ऑफ कैरिंग है उसका जो पूरा वैल्यू है उसका 20% के करीब में आपको देना होगा। ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, ओके। तीसरा होता है मूवमेंट। मूवमेंट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये इसलिए है कि जैसे आप अगर फ्यूचर ऑप्शंस में देखते होंगे तो जैसे जो मैं बता रहा हूँ, आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है वो आप मुझे बताइएगा। तो मैं पॉइंट बता रहा कि फ्यूचर वाला ऑप्शन का जब मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो उसमें एक प्रीमियम होता है। फ्यूचर आपका 50 पॉइंट 100 पॉइंट यहाँ तक कि कई बार 150 पॉइंट आपका स्पॉट प्राइस से ऊपर होता है। जैसे मान लो कि स्पॉट प्राइस 25,000 तो फ्यूचर प्राइस 25 से 100, 25 200, 25 150 ऐसे के रेंज में रखता है। तो क्या होता है, तो प्रीमियम होता है, ठीक है। तो ये बताता है, ठीक है। आप में से कितने लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया है आप मुझे बताइएगा। अब देखिए कि मूवमेंट जो है, मूवमेंट आपका स्पॉट के कोरिलेशन में ही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितना स्पॉट मूव करे उतना ही फ्यूचर भी मूव करे, क्योंकि इसमें एक तो टाइम वैल्यू आ गया जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। तो मूवमेंट आपको उसके कोरिलेशन में होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उतना ही मूवमेंट हो। अगर स्पॉट 10 पॉइंट मूव किया तो ये आपका हो सकता है कि 8 पॉइंट मूव करे, 8.5 पॉइंट मूव करे, 9 पॉइंट मूव करे, कभी कभी 10.5 पॉइंट भी मूव कर सकता है, ओके। अब इसको देख के मज़े वाली बात अब आती है कि तीसरा दोस्त जिसके पास में सिर्फ 10,000 रुपये है। आप लोग के फ्रेंड सर्कल में भी कई लोग ऐसे हो गए, ठीक है, जिनके पास में सिर्फ 10,000 रुपये है। अब उसको भी इसका 250 क्वान्टिटी बाई करना है, ठीक है, इसको भी 250 क्वान्टिटी बाई करना है। आप वो भी सरकार के पास गया, बोला कि साहब हमको भी बाई करना है। तो बोला कि ठीक है तुम बाई कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए भी कुछ कंडीशंस होंगे। तुम्हारा कंडीशंस जो हमने फ्यूचर के लिए जो कंडीशंस लगाए, जो हमने तुम्हारे प्रीवियस दोस्त के लिए कंडीशन लगाया है, वो कंडीशन तो होगा ही, उसके अलावा कुछ कंडीशन और तुम्हारे ऊपर लगेगा। तो कुछ कंडीशन क्या हो गया, जैसे लॉट साइज हो गया, एक्सपायरेशन हो गया। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैरी ने ये बता दिया कि तुमको एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। प्रीमियम मतलब प्रत्येक प्राइस का एक हमने डिराइव्ड प्राइस निकाला, प्रत्येक प्राइस का हमने एक डिराइव्ड प्राइस निकाला, दैट्स कॉल्ड प्रीमियम, ओके। जैसे कि पेड़ हो गया तो पेड़ का एक अपना अलग प्राइस हो गया, ठीक है। हमने टेबल कुर्सी जो इससे पहले हमने किया था, पेड़ का एक अलग प्राइस हो गया, लेकिन टेबल कुर्सी का भी एक अलग प्राइस, एक अलग वैल्यू हो गया, ओके।
सो आपको उसी प्रीमियम पे करना पड़ेगा। मूवमेंट आपका इसके कोरिलेशन में तो होगा, लेकिन उसका थ्योरी ही डिफरेंट होगा। यही जो थ्योरी जो डिफरेंट होता है, इसी थ्योरी को समझने के लिए हमें जो ऑप्शन का टर्मिनोलॉजी है, जो हमने प्रीवियस आपको बताया है, वो टर्मिनोलॉजी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो मैंने बताया टर्मिनोलॉजी, ATM, ITM, OTM, COI, OI, विक्स, टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, इसलिए ये जानना ज़रूरी है। ओके, आई होप सब लोग इसको रिकॉल कर लिए होंगे, या फिर जो भी नए होंगे वो भी इस चीज़ को समझ गए हों। If you have any question, you can ask or note down your queries. You can ask in the last of the session. Okay? So, अब हम लोग एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ठीक है? आप लोग इसका जवाब डेफिनेटली दीजिएगा। जो भी इस क्लासेस में क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस आपके डाउट को पूरा क्लियर करने का काम करेगा। आप लोग ये बताइएगा क्या प्रत्येक स्टॉक्स F&O में है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। ओके, उम्मीद है कि जितना चीज़ मैंने आपको बताया है वहाँ से ये चीज़ का आंसर आता है। ओके, आई वॉन्ट एवरीवन टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, अब हम लोग जैसे फ्यूचर और ऑप्शंस को बाई करते हैं या फिर स्पॉट को बाई करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग शेयर्स को बाई किए होंगे। ओके, जब आप शेयर्स को बाई करते हो या शेयर्स में जब आप ट्रेड करते हो तो आप क्या करते हैं? आप यहाँ पे बाई करते हो या फिर सेल करते हो। ओके, दो ही काम करते हो। जब भी आप कोई ट्रेड करने के लिए जाते हो शेयर्स में या फ्यूचर्स में, तो आप क्या करते हो? बाई करते हो, सेल करते हो। मतलब कि मार्केट में सिर्फ दो पार्टिसिपेंट, बट इन ऑप्शन ट्रेडिंग देयर आर 4 पार्टिसिपेंट्स। देयर आर 4 पार्टिसिपेंट्स। कौन कौन से 4 पार्टिसिपेंट्स हैं? एनीवन? कौन कौन से 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं? 4 पार्टिसिपेंट्स आर कॉल बाय, कॉल सेल, पुट बाय, पुट सेल। अब देखिए क्या है कि डायरेक्शन तो हमारे पास में दो ही है। क्या है? एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा, लेकिन 4 पार्टिसिपेंट्स हैं। मज़े की बात है ना कि पार्टिसिपेंट्स 4 हैं लेकिन डायरेक्शन तो 2 है, तो किसी दो को तो एक पेयर बनना पड़ेगा। तो वही जो पेयर बनाता है, वही पेयर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग को पूरी क्लियर कर देता है। अब देखिए कि ये चीज़ तो सबको क्लियर होगा कि कॉल बाय मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। मतलब ये जो है, जो लोग भी कॉल बाय कर रहा है वो मार्केट के बुलिश के लिए, ठीक है। ये सेंटेंस पूरी सही नहीं है, मैं आगे इसके ऊपर भी आता हूँ, ठीक है। मतलब उसका सेंटिमेंट बुलिश है। जो पुट बाय करता है उसका सेंटिमेंट क्या है? उसका सेंटिमेंट बेरिश है, ठीक है। जो कॉल सेल करता है, कॉल सेल करने वाले का क्या है? कॉल बाय का उल्टा होगा, इसका सेंटिमेंट बेरिश है। और जो पुट सेल है, पुट सेल का सेंटिमेंट क्या रहता है? जो पुट सेल करता है उसका सेंटिमेंट रहता है कि वो मार्केट में बुलिश रहेगा। बट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि मिसिंग है, इस पिक्चर में दिख रहा है। इस पिक्चर में इमेज कैसा बना है? ऐसे, मतलब फ्रॉम अ स्पेसिफिक लेवल, फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉइंट। अगर कोई सपोज कर लीजिए कि कोई 100 रुपया का प्रीमियम बाय कर रहा है और 1000 मान लीजिए उसका स्ट्राइक प्राइस है, तो उसका ये रिव्यू है कि मार्केट 1000 से ऊपर रहेगा, ठीक है। इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा? 1100, जो मैं आगे बताऊंगा। मतलब वो बुलिश है, लेकिन बुलिश कहाँ से? कि 1000 से ऊपर रहेगा इस, ओके, 1000 से ऊपर रहेगा। जो बेरिश के लिए, मतलब जो पुट बाय करना चाहते हैं, इसका क्या है कि 1000 से प्राइस नीचे रहना चाहिए, ठीक है। जो कॉल सेल कर रहा, कॉल सेल में क्या हो जाता है? प्लस प्रीमियम, तो 1100, 1100 से नीचे रहेगा तो फिर इसको फ़ायदा हो।
ये माइनस हो जाता है, पुट सेलिंग में माइनस हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है कि 900 से ऊपर रहेगा तो फिर इसको फ़ायदा होगा। तो ये बुलिश से फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉइंट 900। और मुझे मालूम है कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे जहाँ पर में कि हम लोग टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करना जब हम लोग सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, तो फिर ये चीज़ें आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं हो तो इस वीडियो को हम लोग फिर से अपलोड भी करेंगे, तो आप दोबारा यहाँ पर में आके इस पॉइंट को देख के और फिर से जब हम लोग टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू को देखेंगे तो वहाँ पर में जाके आप इसको रिलेट कर सकते। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क देयर। ओके, कोई भी अगर क्वेरीज हो तो आप आसानी से पूछ सकते। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा क्लास को इंटरेक्टिव बनाइए, ठीक है, ये ना कि सिंपली ओके। सो अब हम लोग आते हैं एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। ठीक है, अब एटीएम, आईटीएम, ओटीएम अगर हमें समझना है तो इसको आप हिंदी में समझ लीजिए। हिंदी में कितने काल होते हैं? 3 काल होता है। एक वर्तमान, जब, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है। प्रेजेंट पी ए कर देते हैं पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट मतलब क्या हो रहा है कि जैसे अभी हम लोग क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़े हुए, वेबिनार में जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट। ओके, ये प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स एटीएम, एट द मनी। अभी जहाँ पे प्राइस है वो हो गया एट द मनी। पास्ट, पास्ट, पास्ट मतलब भूतकाल, जो बीत चुका है। जैसे कि कल हमने कुछ काम किया, वो बीत चुका, वो क्या हो गया हमारा? आईटीएम। ओके, ओटीएम, फ्यूचर। ओटीएम, फ्यूचर। मेरे पास में कम से कम डेली 3 से 4 कॉल्स आते हैं कि सर ये मैं एटीएम, ओटीएम, आईटीएम में समझ नहीं पा रहा। तो उम्मीद है कि अब आप इसको रिलेट कर पाओगे। देखिए, स्टॉक मार्केट ये नहीं है कि हम बुक रीड कर लें। स्टॉक मार्केट है कि आप उसको जो लोकल लैंग्वेज है उसमें समझ सकते, तब आप जाके रुपया बना सकते हो। यहाँ पर मैं आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना है, या फिर से भी आपसे नहीं पूछ रहा है कि आप जब ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हो आपको ये पूरा डेफिनेशन मालूम है या नहीं है। लेकिन ये है कि बिना इसके आप काम नहीं कर सकते। ओके, तो मैं जो भी चीज़ें हैं मैं उसको आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब हम लोग स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन पे आए तो फिर आप आसानी से वो एग्जीक्यूट कर सको। अगर मैं मान लो कि स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल बोर्ड, ठीक है, तो आप समझ सको कि मैं वहाँ पर मैं एटीएम की बात कर रहा हूँ या फिर आईटीएम की बात कर रहा हूँ। प्रत्येक जगह ये नहीं हो कि यहाँ पर मैं आप एटीएम बाई करो, यहाँ पर मैं आईटीएम बाई करो, और फिर कुछ आप जो मॉडिफिकेशन है या इम्प्रूवमेंट है वो आप खुद से कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड द मार्केट। दैट्स द मार्केट इज कॉल्ड द डायनेमिक, बट नॉट अ स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स there is a fixed rule, but in market there is not a fixed rule. Okay, so ATM क्या हो गया? प्रेजेंट। ITM क्या हो गया? पास्ट। और OTM क्या हो गया? फ्यूचर। मतलब अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताते चलो। मैंने यहाँ पर मैं लिखा 100, ठीक है, इसके ऊपर क्या आएगा? 101, इसके ऊपर आएगा 102, ठीक है, इसके बाद आए यहाँ, इसके नीचे आएगा 99 और इसके आएगा 98। अब आप सपोज कर लो कि मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, मेरा डायरेक्शन नीचे से ऊपर है, ठीक है, और मैं अभी 100 के पास में हूँ, मैं अभी 100 के पास में हूँ, तो मेरे लिए एटीएम क्या हुआ? टाइप इन द मैसेज। मेरे लिए एटीएम क्या हुआ? प्लीज रिप्लाई। Everyone got it? I want most of you to answer. Okay, so 100 is ATM.
सर यहाँ पर 22,400 मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ. ओके, मैं यहाँ की बात कर. सो 100 है आपका एटीएम हो गया. ओके, अब हमारा ओटीएम क्या है? ओटीएम यहाँ पर मैं ओटीएम मतलब क्या हुआ? इट्स अ फ्यूचर. Future. OTM future, exactly. So what is the future here? Please message. What's the future here? Yes. Yes. 102, 101. Yes. Correct. So ये फ्यूचर है, तो ये आने वाला है, तो ये हमारा क्या हो गया? OTM. What's ITM? What's ITM? 99, 98. 99, 98. That's the past. Okay, that's the past. अब अगर हम अपना डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो फिर हमारा एटीएम क्या हुआ? एटीएम तो 100 पे हैं हम लोग, तो एटीएम हमारा 100 हो गया. आईटीएम ओटीएम क्या हो गया मेरा? IBM सर यार 99 पे जाएगा. यस, जस्ट टाइप. अगर मेरा डायरेक्शन उल्टा हो गया तो आईटीएम क्या हुआ और ओटीएम क्या हुआ? फर्स्ट आईटीएम एंड देन ओटीएम. आप कॉमा करके डाल. 02, 101. यस, इट्स बेटर टू टाइप इन द कमेंट सेक्शन. यस, और भी कोई लोग? प्लीज मेक द क्लासेस सम मोर इंटरेक्टिव. देखिए, लर्निंग का बेसिकली 3 तरीका है. ठीक है, लर्निंग का बेसिकली 3 तरीका हो. एक है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो आप हमारे साथ में इंटरेक्ट करके पढ़ रहे हो. ठीक है. दूसरा एक हो जाता है कि आप नोट्स बना रहे हो. ठीक है, आप बाद में रीड कर लोगे. तीसरा है कि यूँ ही संडे को क्लासेस हो रहा है और मैं आ रहा हूँ, मैं ज्वाइन करके टाइम पास कर रहा हूँ. तो तीसरी कैटेगरी में मत आओ. देखो, यहाँ पे रुपया आपका है. ठीक है, प्रॉफिट या नुकसान अगर आपको होगा तो इससे आपको फ़र्क पड़ेगा. मुझे या यहाँ पर में जो भी लोग ज्वाइन हैं तो इनको किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. फ़र्क किसको पड़ेगा? आपको, आपके परिवार को. ठीक है, तो आप अगर कुछ आए हो सीखने के लिए तो थोड़ा सा समझ लें. ठीक है, क्योंकि जब हम लोग स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन में आएंगे तो वहाँ पे ये सारे चीज़ें आपको आएगा. ओके, सो अब ये देखो. ठीक है, तो हमारा आईटीएम क्या हो गया? आप में से क्या क्या ने जवाब दिया? ओटीएम 99. एग्जैक्टली, ओटीएम इज जो फ्यूचर प्राइस. मतलब कि कोई अगर 100 पे आया होगा ऊपर से नीचे से, मतलब कि 102, 101 क्रॉस करते हुए 100 आया तो 100 क्या हो गया? आईटीएम. मतलब ये पास्ट टेंस हो गई. 98, 99, 97 ये हो गया फ्यूचर टेंस. दैट मीन्स ये हो गया ओटीएम. ओके, आई थिंक एवरीवन गॉट इट. किन्हीं को कोई इसमें कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए. कोई भी अगर आपसे ये पूछे या कोई भी अगर ऑप्शन चेंज से अगर आपको पूछे, जैसे मैंने यहाँ पर मैं एक ऑप्शन चेंज ओपन कर दिया, अगर मैं इस ऑप्शन चेंज में पूछूं कि ओटीएम, एटीएम, आईटीएम क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि कौन क्या है. जो भविष्य में आने वाला है वो आपका हो गया ओटीएम, जो बीत चुका है वो हो गया आईटीएम, जहाँ पे अभी है वो हो गया हमारा एटीएम. ठीक है, चाहे कॉल की तरफ लो या पुट की तरफ लो, बट आपको मार्केट का डायरेक्शन मालूम होना चाहिए कि कॉल वाले का क्या व्यू है. कॉल वाले का व्यू है बुलिश और पुट का व्यू है बेरिश. अगर आप ये जान लिए तो फिर आप इस चीज़ को समझ लोगे. ओके ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब देखिए, जैसे कि अब हमने एटीएम, ओटीएम, आईटीएम देख लिया. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक स्ट्राइक प्राइस चाहे वो एटीएम, ओटीएम, आईटीएम कोई भी हो, उसका अपना एक प्राइस होता है, जो हमने प्रीवियसली भी देखा था, जिसको कि हमने प्री में बोला था कि एवरी स्पेसिफिक प्राइस हैज़ अ प्राइस.
that's called the premium. So here the 25,500 as a price, that's called the premium. The price is 237.15 rupees. Okay, that's called premium. But the premium that is 237.15, ये जो है ये दो चीज से मिलके बना, ये दो चीज से मिलके बना. दैट्स वन इज कॉल्ड टाइम वैल्यू एंड अनदर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू. ओके, जो प्रीमियम है सब लोगों को समझ में आया मैंने क्या स्टेटमेंट दिया है कि एवरी प्राइस हैज ए स्पेसिफिक प्राइस, दैट प्राइस इज कॉल्ड द प्रीमियम. ओके, एंड प्रीमियम constitute two part, one is time value and another is intrinsic value. Okay, क्लियर है सब लोगों का? सब लोगों का क्लियर है? यस सर, क्लियर. Yes. Okay. So now, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू. ठीक है, सो अब हम लोग टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे फाइंड कर. ठीक है, तो जो हमने प्रीवियसली बताया था कि ये जो डाटा लिया गया है ये एक एक्सपायरी का डाटा लिया गया है ताकि आप आसानी से इस चीज़ को समझ सको. और बगल में इसका फॉर्मूला भी लिखा गया है. ठीक है, कि OTM है भविष्य. अब आप देखो भविष्य क्या है. भविष्य वो हमारे धर्मशास्त्र में क्या कहा जाता है, भविष्य आपका अनिश्चितताओं का. भविष्य आप नहीं जानते, भविष्य अनिश्चितता है. ठीक है, तो इसलिए जो OTM है, OTM में आपका कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है. इंट्रिंसिक वैल्यू होता है कि आपने जो कर चुका है, एक टाइम वैल्यू हो गया और एक इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई. जो आपने रियल जो गेन किया है, जो रियल वैल्यू जो आपने गेन किया है वो आपका हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू. ओके, जैसे आपने चिप्स का पैकेट में चिप्स और हवा वाली स्टोरी सुना होगा या फिर मल्टीपल इस तरीके से. तो OTM में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है. मतलब दैट्स वाई ये जो है एक्सपायरी पे ये जीरो हो जाता है, चाहे कॉल वाला हो पुट वाला. ओके, एवरीवन प्लीज ऑफ योर माइक. अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछिए, लेकिन माइक ऑफ करके रखिए. ओके, सो अब देखिए हमें अगर इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, तो कॉल और पुट का अलग अलग होता है. जैसे कि आप अगर यहाँ पे बताओ, ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियसली भी आप लोग को बताया था. ठीक है, कि अगर मैं 25,500 का टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करूँ कॉल के लिए तो क्या हो जाएगा मेरा 25,500 का. ठीक है, मार्केट अभी कहाँ चल रहा है 25,650. अगर हम इसका फाइंड करें तो क्या होगा हमारा आ जाएगा कि स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस 25,637 माइनस 25,500 कितना बन गया आप हमारा 137 रुपीज़. 137 हमारा क्या हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू. आप टोटल प्रीमियम में से इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस कर दीजिए, मतलब कि 237 माइनस 137 ये क्या हो गया 100 रुपीज़. तो 100 रुपीज़ आपका टाइम वैल्यू है. अगर मान लीजिए कि सारा जो भी आगे जो मैं कंस्टिट्यूएंट पढ़ाऊँगा आपको या फिर बताऊँगा, हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सारा का सारा सेल और मार्केट यहीं पे एक्सपायर करे, तो इसका वैल्यू बचेगा 137 रुपीज़. 100 रुपीज़ टाइम के साथ में ख़त्म हो जाएगा. ओके, पुट की तरफ क्या होगा अगर हमें पुट का फाइंड करना, पुट में क्या होगा, सारे में है कि OTM में तो आपका ज़ीरो हो जाएगा. पुट में आ जाता है कि स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि अगर हमें 600 का फाइंड करना है, अगर हमें 600 का फाइंड करना है तो 600 माइनस 26,000 का फाइंड करना है, तो 26,000 माइनस 25,637 ये हमारा क्या आ गया
300 ये हो गया 360 के आसपास आएगा, ठीक है, 363, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये डीप आईटीएम में आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर में आपका मैक्सिमम जो है आपका इंट्रेंसिक वैल्यू भी है। तो जितना आप आईटीएम में जाओगे उतना आपका इंट्रेंसिक वैल्यू बढ़ते जाएगा। अगर हम 600 की बात करें तो 600 पे 650 की बात करें तो यहाँ पर में कितना हमारा आ रहा है, करीबन 17 रुपीज़ के करीब में आ रहा है। 17 आप अगर माइनस कर दो तो आपका 127 में से 17 माइनस कर दो तो करीबन 110 आपका यहाँ पर में टाइम वैल्यू। ओके, तो आप ये सीट का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ये सीट भी आपको शेयर किया जाएगा जहाँ पर में कि आप आसानी से टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड करना आप सीख सकते हो, ठीक है। कॉल की तरफ अगर आपको कॉल में फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करना है। अगर पुट की तरफ करना है तो स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस करना है। ओके, अब जैसे कि जो मैंने बताया कि प्रत्येक जो होता है ये आपका हमने टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू देख लिया। अब जो टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू का जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है। आप में से बहुत सारे लोग इसको देखे भी होंगे और बचपन से ये देखे भी होंगे। उम्मीद है कि ये मालूम होगा कि ये कौन है, ठीक है। तो इसमें कुछ बताने की बात है नहीं, बेसिकली टॉम एंड जेरी का है। तो उसका जो स्टोरी है उसी में से ये एक लिया गया है कि टाइम वैल्यू ऑप्शन बायर का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो टाइम वैल्यू होगा। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू टाइम के साथ में डिके करते रहता है। अगर मान लीजिए कि मार्केट अगर ऊपर भी जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि आपने 10 रुपये में बाई किया, ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जा भी रहा है, ठीक है, तो ये आपका प्लस जो मार्केट ऊपर जा रहा है वो होगा और माइनस टाइम वैल्यू होगा, ठीक है। तो अगर इसको ओरिजिनल में अगर 20 रुपया बढ़ना होगा तो ये टाइम वैल्यू माइनस करके 17 रुपये 18 रुपये ये इंक्रीज होगा। तो जब हम लोग ग्रीक्स की बात करेंगे, ठीक है, तो ग्रीक्स में ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा जो है जितना भी ग्रीक्स से चाहे डेल्टा थीटा गामा वेगा रो है या आई वी होता है, इसमें से कौन कौन से हैं जो प्राइस को सपोर्ट करते हैं और कौन कौन से हैं जो प्राइस को सपोर्ट नहीं करता है, उसके अगेंस्ट वर्क करता है। तो अगेंस्ट वर्क करने में एक आपका थीटा मतलब कि टाइम डिके मतलब टाइम वैल्यू एक मेजर रोल प्ले करता है। इसीलिए आप लोग बहुतों बार देखते होंगे कि मार्केट ऊपर जाता है लेकिन उसका प्रीमियम ऊपर नहीं जाता है। जो कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जब कंडीशंस कैश फ्यूचर ऑप्शन जो 3 दोस्त का मैंने कहानी बताया था, तो शुरुआत में ही मैंने बताया था कि मूवमेंट जो ऑप्शन का होगा वो ऑप्शन का मूवमेंट अलग तरीके से हो, ठीक है। होप यू गॉट इट। और जैसे कि टाइम वैल्यू का इस तरीके का चार्ट बनता है कि जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आता है वैसे वैसे इसका टाइम डिके फास्ट होता है। ओके, एवरीवन गॉट इट। टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू एवरीवन। अगर कुछ कंफ्यूजन है कि नहीं को भी तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो यहाँ पे अपना। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्यों ज़रूरी है। आई वॉन्ट सम ऑफ यू टू प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन वाई ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन? ब्रेक इवन क्या है? प्लीज फास्ट। एक सर्टेन पॉइंट है सर जिसका ऊपर में जाने से हम लोग का कौन साइड में प्रॉफिट होगा और जिसका नीचे जाने से हम लोग का पोर्ट साइड में प्रॉफिट होगा। एग्जैक्टली, यस। ओके, एनीवन? You can also write in the comment section. Exactly. So break even वो एक पॉइंट है जहाँ के बाद कि हमें प्रॉफिट और लॉस में डिस्टिंग्विश हो जाता है, ठीक है। अगर हम कॉल की तरफ बात करें, ठीक है, तो कॉल की तरफ हमारा स्ट्राइक प्राइस प्लस
प्रीमियम हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैं एक कैलकुलेट करके रखा था, ठीक है। तो जैसे कि देखिए अब यहाँ पर में ये बहुत ओल्ड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्राइक प्राइस आ गया, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस के बाद ये प्रीमियम है। तो ये प्रीमियम में क्या क्या है, प्रीमियम में हमारा क्या है, टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। ये प्रीमियम दोनों चीज़ को मिलके बना है। लेकिन ना अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमें किस पॉइंट के बाद प्रॉफिट होगा वो भी इसी में डाला हुआ है। जैसे कि कॉल की तरफ क्या बोला था कि स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम वो आपका हो जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ये बेसिकली एक्सपायरी टू एक्सपायरी वर्क करता है, ठीक है। अगर एक्सपायर यहीं पे हुआ, बाद बाकी का जो भी है कॉन्स्टिट्यूएंट वो अगर एज इट इज़ रहा तो, ठीक है। जैसे कि 17,100 का प्रीमियम है 79.85, तो हमें प्रॉफिट कब होगा, 17,179.85, ओके। इसके बाद हमें प्रॉफिट होगा, ओके। सो दैट्स वाई रिमेंबर, हमने प्रीवियसली जब इसको बता रहे तो मैंने एक पॉइंट बोला था, क्या बोला था कि स्पेसिफिक लेवल और स्पेसिफिक पॉइंट और स्पेसिफिक प्राइस, कॉल बायर का व्यू ये नहीं होता है कि मार्केट बुलिश रहे, बट फ्रॉम अ स्पेसिफिक लेवल, स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक प्राइस, आप कुछ भी बोल लो, समझ में आया कि वो क्यों जरूरी है, ओके। अब समझ में आया, ओके सर, ओके। यहाँ से समझ में। सो प्रत्येक पॉइंट का, प्रत्येक स्टेटमेंट का एक रिलीवेंस है, प्रत्येक चीज़ का एक अपना रिलीवेंस है, ओके। सो अब हम लोग को जैसे सपोज कर लो कि 17,000 का, 17,000 का 146 है, तो इसका क्या आएगा, 17,146 के ऊपर जब ये एक्सपायर देगा तो फिर ये हमें प्रॉफिट आएगा। जो लोग भी 17,000 का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बाय किया 17,000 का, लेकिन प्रॉफिट 17,146 के बाद आएगा, ठीक है। पुट की तरफ क्या होता है, पुट की तरफ माइनस होता है, ठीक है। ये सेम चीज़ लागू होता है कॉल बायर्स और कॉल सेलर्स दोनों के लिए। इसलिए ये जो आपका है, ये जो मार्जिन है, यही मार्जिन आपका कहलाता है, यही मार्जिन मिलता है राइटर्स को। राइटर्स की मोस्टली प्रॉफिटिंग होता है, यानी उनका प्रॉफिट छोटा होता है, क्योंकि टाइम वैल्यू या फिर प्रीमियम में जो टाइम वैल्यू रहता है उसको डिके होना ही है, और इसी ब्रेक इवन के कारण उनको जो एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है वो उनके फेवर में जाता है। पुट की तरफ क्या होता है, पुट की तरफ माइनस होता है। जैसे 17,100 हो गई, इसका प्रीमियम कितना है 69, तो 17,100 माइनस 69 मतलब क्या हो गया है, 70,030 के आसपास का होगा, ठीक है। तो इसके बाद इनको प्रॉफिट होगा, ओके। एवरीवन गॉट इट, एवरीवन गॉट इट, ओके। सो नाउ अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अब आप लोग बताओ, मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आप लोग से 2 क्वेश्चन पूछा है, प्लीज़ जेन्युइनली इसका आंसर आप लोग या तो फाइंड कीजिएगा या फिर आप अगर जानते हैं तो अभी टाइप करके डालें वहाँ पर में, ताकि अगर कुछ हो तो मैं आप लोग को बता सकूँ, ठीक है। अब ये बताइए कि वाई सम ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर एट 0। आप सिर्फ और सिर्फ टाइप करके आप हमें बता सकते हैं, अगर आप चाहो तो आप टाइप करके बता सकते हैं, ओके। सो अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप एंड शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। ये बेसिकली जब हम लोग और आगे जब बढ़ेंगे, ठीक है, कि और क्या क्या जो मार्केट का कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, जिसमें कि मार्केट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एक आपका आता है ओपन इंटरेस्ट आता है, ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आता है। जब हम लोग इसको देखेंगे तो फिर वो चीज़ें और आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है।
सो हम लोग का थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि जल्द से हो जाए, या फिर कुछ क्वेश्चन है तो आपको आज कर सकते हो ताकि हम लोग स्ट्रेटजी के ऊपर में शिफ्ट कर सकें प्लीज़, ठीक है। तो अब ये देख कि ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाता है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है? ओपन इंटरेस्ट, व्हाट द मीनिंग ऑफ ओपन इंटरेस्ट? Anyone? What is the meaning of open interest? Yes. What is the meaning of कॉन्फ्लिक्ट बायन एंड सेलर के बीच तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। exactly the participants? Exactly, participants. ओपन इंटरेस्ट बेसिकली हम और आप हुए ना, बेसिकली कितना कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, कितना कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है वही कहा जाता है हमारा ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर सपोज कर लीजिए कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना, प्राइस इंक्रीज के साथ में अगर ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा, दैट्स कॉल्ड द लॉन्ग बिल्डअप। अब इसको एक इस तरीके से आप समझिए, ठीक है। अब मार्केट में अगर आपको एंट्री करना है तो आप क्या करोगे? मार्केट में अगर आपको काम करना है, आप अगर रुपया लेके जा रहे हो तो आप क्या करोगे? या तो आप बाय करोगे या फिर आप सेल करोगे। बाय करोगे तो आपका क्या होगा? व्यू बुलिश होगा। अगर आप सेल करोगे तो आपका व्यू बेरिश होगा, ओके। सेल करोगे तो आपका व्यू बेरिश होगा। अब जो लोग मार्केट में आ रहे हैं वो क्या करेंगे? या तो फिर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो या तो मार्केट में एंट्री करेंगे या फिर मार्केट से एग्जिट करेंगे। लोग दो ही काम करेंगे। अब इसी चीज़ को मिलाने से ये पूरा का पूरा बिल्डअप बन जाता। अगर सपोज कर लो कि बायर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, या फिर आप सपोज कर लो, आप अपने से एज्यूम करो कि आप जा रहे हो मार्केट में, आप खरीद रहे हो, ठीक है, तो आप क्या हो गए? आप हो गए लॉन्ग बिल्डअप। आप लॉन्ग बिल्डअप को बूस्ट कर रहे हैं, आप हो गए लॉन्ग बिल्डअप। अगर आपने ऑलरेडी कोई पोजीशन बनाए हुए, ठीक है, वहाँ से आप अगर एग्जिट कर रहे हो तो आप क्या हो गए? लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप मार्केट से आप जा रहे हो और मार्केट से आप एक एग्जिट कर रहे हो। आपने ऑलरेडी सपोज कर लो आपने एक ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया हुआ है, आप वहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने किया लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप मार्केट में फिर से आए, आपने एक कॉल शॉर्ट कर दिया, तो आप क्या कहलाए? आप कहलाए शॉर्ट बिल्डअप। आप गए मार्केट में और आपने अपना शॉर्ट पोजीशन को कवर कर लिया, शॉर्ट पोजीशन से आपने एग्जिट कर लिया, तो हो गया वो शॉर्ट कवरिंग हो गई, ठीक है। अब फिर से जो फर्स्ट जहाँ पर मैंने 4 पार्टिसिपेंट्स बताए थे, उस चारों पार्टिसिपेंट्स का नेचर को रिकॉल कीजिए, ठीक है। कॉल बायर्स के कारण क्या होता है? प्राइस ऊपर जाता है। कॉल बायर्स का व्यू क्या होता है? प्राइस ऊपर जाना, ठीक है। कॉल बायर्स का प्राइस ऊपर जाना। पुट बायर्स का व्यू क्या हो जाता है? प्राइस नीचे जाना। कॉल सेलर्स का प्राइस नीचे जाना और पुट सेलर्स का प्राइस ऊपर जाना, ओके। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग में आप क्या करोगे? आपका जो ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है, सपोज कर लो आपने कॉल लॉन्ग किया तो आप कॉल शॉर्ट करके जाओगे, तो कॉल शॉर्ट से क्या होगा? प्राइस नीचे जाएगा। कॉल शॉर्ट से प्राइस नीचे जाएगा और डिक्रीज में ओपन इंटरेस्ट होगा, ओके। सेम तरीके से शॉर्ट बिल्डअप में क्या कर रहे हो? आप सेल का न्यू पोजीशन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, न्यू पोजीशन आप बना रहे हो लेकिन सेलिंग का। तो आप क्या करोगे? आपने मार्केट में एंट्री किया है और आपने सेल का पोजीशन बनाया है, तो सेल के लिए क्या होगा? प्राइस नीचे जाएगा। अब सेल को आप कवर कर रहे हो, तो सेल को कैसे कवर करोगे? आप बाई करके सेल को कवर करोगे। पहले आप बाई करोगे तभी फिर सेल कवर करोगे ना। तो जब आप बाई किए तो आप प्राइस को ऊपर की तरफ धकेल रहे हो और आप मार्केट से हट रहे हो, तो आपने अपना आप ओपन इंटरेस्ट को डिक्रीज करते हो। पहले आप मार्केट में एंट्री किया और मार्केट से आप हट रहे हो तो आपने ओपन इंटरेस्ट को डिक्रीज किया, ओके।
तो लॉन्ग बिल्डअप आप इस तरीके से आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। बिल्डअप्स का पूरा स्टोरी, ठीक है। और बिल्डअप्स के रिगार्डिंग में मल्टीपल हमने स्ट्रेटजी भी बनाया कि कैसे आप बिल्डअप को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर मान लो कि ये बिल्डअप बेसिकली हम लोग फ्यूचर का देखते हैं, ऑप्शन की बिल्डअप से उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो कि फ्यूचर बिल्डअप में कभी भी अगर 50,000 60,000 या फिर आप अगर 3-4 दिन पहले का ही आप अगर देखो, इसी वीक का हुआ था कि मॉर्निंग में जिस दिन मार्केट गैप अप दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जिस दिन मार्केट गैप अप दिया था उस दिन करीबन 80,000 का शॉर्ट कवरिंग हुआ था फर्स्ट 15 मिनट। 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का शॉर्ट बिल्डअप हुआ था आपका फर्स्ट 15 मिनट गैप अप होने के बाद। जिस दिन मार्केट आपका करीबन 350 पॉइंट में, 1 मिनट चार्ट ओपन करके मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास में हो तो आप जाके चेक भी कर सकते हो। ये बेसिकली 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बिल्डअप जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्डअप से आप ये आइडेंटिफाई, ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या प्राइस का बिहेवियर होगा। ये हुआ था, ये एग्जैक्टली डेट नहीं याद है मैं चार्ट को, हाँ ये इस दिन था एग्जैक्टली, इस दिन ना या फिर इस दिन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 24 या 25 में होगा, वो एक दिन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट 15 मिनट में ही आपका प्राइस जो था उसमें 80,000 का या एग्जैक्टली इस दिन था, ठीक है। इस दिन 80,000 शॉर्ट कवरिंग हुआ था फर्स्ट 15 मिनट में। आप इमेजिन कर सकते हो, फर्स्ट 15 मिनट में ही 80,000 न्यू पोजीशन का शॉर्ट कवरिंग हुआ था। उसके बाद फिर से लॉन्ग बिल्डअप बना था। तो जब लॉन्ग बिल्डअप बना था तो न्यू पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, तो आप बिल्डअप से भी आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है या फिर क्या होने वाला है, ओके। सो उम्मीद है ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब देखिए कि हमें ऑप्शन चेन को कैसे रीड करना चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली हमने इसके ऊपर में कई बार आप लोग को डाला दिया है, और लेकिन फिर से मैं आपको एक ओवरऑल व्यू बताता हूँ कि अगर मार्केट में प्राइस और ओपन इंटरेस्ट बेसिकली इसी का एक अलग मॉडिफाइड वर्जन है, जहाँ पे कि आप चीज़ों को समझ सको आसानी से कि यहाँ पर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि शॉर्ट कवरिंग जो मैं अभी आपको एग्जांपल बता रहा था, आपके पास में अगर आप वो डाटा जाके चेक भी कर सकते हो, सेंसिबल पे वो डाटा आपको मिल जाएगा, यानी तो मल्टीपल फ्री वेबसाइट है जहाँ पर में कि आप पास डाटा भी चेक कर सकते हो। अब देखो कि शॉर्ट कवरिंग क्या होगी, मतलब कि सेलर्स मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर में ये शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस को बुलिश देता है, शॉर्ट टर्म के लिए ये प्राइस को ऊपर की तरफ धकेलता है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे प्राइस आपका गैप अप लिया, गैप अप के बाद में शॉर्ट कवरिंग हुआ। शॉर्ट कवरिंग में होने के बाद ही फर्स्ट 15 मिनट में जो लो बनाया था उस लो को तोड़ने की कोशिश नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट 20-25 मिनट से लॉन्ग बिल्डअप आपका बनना स्टार्ट हो गया। और जब सेलर्स ही मार्केट से इतना वास्ट क्वांटिटी में हट गए तो फिर बायर्स का एंट्री होना बनता ही है। और इतना गैप के साथ में उससे प्रीवियसली प्राइस आपका इतना करीबन 300 पॉइंट का लास्ट 2-3 घंटे में डाउनफॉल दिखाया था, ठीक है। तो ये सब भी एक आपका बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का ट्रेडिंग सेटअप्स का है कि ये बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ओपन इंटरेस्ट चेंज, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब जैसे कि ओपन इंटरेस्ट चेंज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो बेसिकली जो पार्टिकुलर डे, ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बेसिकली एक स्ट्रेटजी आता है जहाँ पर में कि हम पार्टिकुलर डे हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं कि पार्टिकुलर डे बायर्स का एंट्री हो रहा है या बायर्स का एग्जिट हो रहा है, सेलर्स का एंट्री हो रहा है या फिर सेलर्स का एग्जिट हो रहा है, ओके। तो ये हमें इंट्राडे में एक परसेप्शन क्लियर करने में हेल्प करते हैं।
जैसे कि मैं अगर आपको ये एक चीज़ बताऊँ, आपको आप लोग ने बचपन में एक रस्सी वाला गेम जरूर खेला होगा, ठीक है। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि इस तरफ 10 लोग हैं, ठीक है, और 10 लोग इस तरफ भी हैं, ठीक है। मतलब कि दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि इधर से 2 लोग मूव करके इस तरफ आ गए, तो अब इधर कितने हो गए, 8 लोग हो गए, और इधर कितने हो गए, +2 हो गए, मतलब कि 12 लोग हो गए, ठीक है। इधर हो गए 12 लोग। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट चेंज हो गया, अब क्या हो गया, इसकी तरफ का पलड़ा भारी हो गया। फिर कुछ देर के बाद में एक और इधर शिफ्ट कर गए, फिर कुछ देर के बाद में एक और शिफ्ट कर गया, मतलब धीरे धीरे करके इसका पलड़ा भारी हो रहा। तो ये तो हो गया कि इक्वल सिनेरियो का। अब दूसरा सिनेरियो ये बनता है, जैसे कि आप मान लो कि एक तरफ 5 हैं और दूसरे तरफ आपका 10 है, ठीक है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि अभी इसका पलड़ा भारी, ठीक है। जो प्रीवियस केस बताया था कि जब मेक और ब्रेक लेवल कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनता है, इसमें क्या है, पहले से ही कोई लेवल सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, वो कैसे ब्रेक होता है। अब मान लो कि इसमें से एक बंदा मूव करके इसमें आया, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, +1 हो गया, यहाँ पर कितने बन गए, 6। लेकिन अभी भी यहाँ पर में 9 लोग, लेकिन इसका रेट इंक्रीज हो रहा है, इसका रेट डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अभी भी रेट इंक्रीज होने से अभी भी ये नहीं है कि ये इसको हरा देगा, ये स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, लेकिन अभी भी उस लेवल का स्ट्रेंथ गेन नहीं किया है कि इसको हरा पाए। फिर से एक और बंदा इस तरफ मूव कर गया, तो ये बन गया 7 और ये बन गया 8। अब यहाँ पर में ये अपना स्ट्रेंथ धीरे धीरे यूज कर रहे हैं और ये अपना स्ट्रेंथ धीरे धीरे गेन कर रहा है। अब एक और जाने के बाद में ये बन गया 7 और ये बन गया 8, ठीक है। तो ये अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहा है और ये अपना स्ट्रेंथ यूज कर रहा है। तो इस लेवल का रिलेवेंस इंक्रीज हो रहा है और इस लेवल का रिलेवेंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। यस, क्या कुछ क्वेरीज है? ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन है, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब द क्लास। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछे, नहीं तो प्लीज़ आप अपना माइक बंद रखें प्लीज़। सर हम लोग वीडियो का बिल्डअप देख सकते हैं क्या? एग्जैक्टली, आप चेक कर सकते हो। ओके, इसे देख सकते हैं। और मल्टीपल वेबसाइट है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सेंसिबल में भी है, सेंसिबल के अलावा और भी मल्टीपल वेबसाइट है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ओके, ऑनलाइन होता है फोन नहीं? यस, ऑनलाइन होता है सर? फोन नहीं, ब्रोकर नहीं देता है। आप देखिए यहाँ पर मैं हेलो। यस, सर ऑप्शन जब आप कोई लेग बनाते हैं हैजिंग के लिए, हाँ, तो हैजिंग के लिए जब लेग बनता है तो उसमें अगर ऑप्शन सेलिंग की ऑप्शन लाइक हैज करने के लिए हम सेल करते हैं कि बाई करते हैं। अगर एक लाइक हमने बाई की एक सेल की है तो पहले कौन सी एग्जिट करेगी सर, हैवी वाली है लो वाली? नहीं, पहले आप सेलिंग को एग्जिट कीजिए, सेलिंग, पहले सेलिंग को। यस। तो फिर फ्यूचर में अगर हैज करते हैं तब कौन सी फ्यूचर को पहले एग्जिट करें? हाँ जी बॉस, मतलब हैवी वाली एग्जिट करते हैं पहले। हाँ जी, हाँ जी। और सर बास्केट में भी बनती है, मतलब बास्केट में एग्जीक्यूट होती है पूरी? नहीं, बास्केट भी हो जाता है, लेकिन ना अगर बास्केट में बेसिकली एटीएम पे मतलब मार्केट प्राइस पे ज़्यादा जाता है, तो उससे बेहतर है कि आप एक एक करके एग्जिट करें। वो एक करके एग्जिट कर रहे हैं, अगर बास्केट में भी हो तब भी एक करके एग्जिट करें। यस यस। तो फिर अगर इक्विटी ऑप्शन सेलिंग करनी हो, इक्विटी ऑप्शन सेलिंग, तो उसमें आपको पता है कि मार्केट प्राइस वो पिक नहीं करते, मार्केट ऑर्डर पिक नहीं करते, तो लिमिट और लिमिट प्राइस मार्केट प्राइस का कर सकते हैं हम सेम? हाँ जी, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसमें कहते हैं मार्केट प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है कोई, वो तो नहीं रहेगा उसमें कहीं? नहीं नहीं, आप लिमिट प्राइस डाल के आप कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लिमिट प्राइस आपका कह रहा है कि लिमिट प्राइस मार्केट प्राइस ही शो होएगा जब लिमिट पे क्लिक करेंगे हम, तो एग्जीक्यूट कर दे।
हाँ जी, आप वो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात मतलब आपका कहना है 0.5 से डिजिटल एक्सपीरियंस की तब भी लग जाएगा 0.5। नहीं। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। ओह, तो इन्होंने बोला है कि प्लीज़ रिपीट वाई। तो देखिए वाई बेसिकली क्या बताता है कि वाई की मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और जो भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो पार्टिसिपेंट्स या तो प्राइस में आपका प्राइस को या तो सपोर्ट करते हैं या फिर प्राइस के लिए रेसिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। जैसे कि अगर कॉल के तरफ ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वो बेसिकली हमारे लिए रेसिस्टेंस के रूप में काम करता है। क्यों रेसिस्टेंस के रूप में काम करती है? तो शुरुआत वाला आप लोग देखिए कि क्या था कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से कॉल सेलर्स, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट को हम किसके नज़रिए से देखते हैं, राइटर्स के नज़रिए से, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट से प्राइस नीचे आता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट से जब प्राइस नीचे आता है ना, जो राइटर्स होता है, राइटर्स का व्यू होता है कि प्राइस एक स्पेसिफिक पॉइंट से नीचे रहे, मतलब कि ये क्या बना रहा है उसका, ये इसको एज ए रेसिस्टेंस के रूप में मान रहा है, ठीक है। पुट राइटर्स का क्या व्यू होता है कि प्राइस एक स्पेसिफिक पॉइंट से प्राइस ऊपर, मार्केट ऊपर रहे, प्राइस स्पेसिफिक पॉइंट से ऊपर रहे, मतलब कि इस लेवल को ये एक सपोर्ट के रूप में मान रहा है, ठीक है। आप ओपन इंटरेस्ट जो भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं वो पार्टिसिपेंट्स यही 4 काम करेंगे, या तो कॉल बाय करेंगे या पुट बाय करेंगे या कॉल सेल करेंगे या पुट सेल करेंगे, इसके अलावा तो और कुछ काम नहीं करेंगे, यही काम है ना। तो जो उनका बिहेवियर होता है वही बिहेवियर सपोर्ट या रेसिस्टेंस के रूप में काम करने के लिए प्राइस लेवल्स को हेल्प करता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कि जो मैं आप लोग को एग्जांपल बता रहा था उस एग्जांपल में क्या हो रहा, उस एग्जांपल में कॉल सेलर्स मार्केट से एग्जिट कर रहा था। कॉल सेलर्स मार्केट से एग्जिट होने का क्या मतलब हुआ कि कॉल सेलर्स जब मार्केट में एंट्री किया था तो क्या बनाया होगा, कॉल सेलर्स का क्या व्यू है, अभी मैंने रिपीट किया, इस पार्टिकुलर लेवल से प्राइस नीचे रहे, मतलब कि ये एक रेसिस्टेंस बनाए। अब जो लोग रेसिस्टेंस बना के मार्केट में हैं और वो लोग ही मार्केट से हट रहे हैं, तो उनका क्या व्यू हुआ कि ये रेसिस्टेंस जो है, ये रेसिस्टेंस अब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, ओके। ये साइकोलॉजी है, प्रत्येक चीज़ मार्केट में बुक पे नहीं लिखा होता है। मार्केट क्या है, डायनामिक्स है, स्टैटिक नहीं है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस कमज़ोर हो रहा है, अब रेसिस्टेंस कमज़ोर होने के साथ में अगर यहाँ पे बायर्स की एंट्री हो गई तो भाई इससे शुभ काम क्या हो सकता है, कुछ होगा इससे शुभ काम नहीं होगा ना। तो वो एक परफेक्ट बाइंग जोन बनता है, परफेक्ट बाइंग का बोलते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट में जो सेंटिमेंट होता है, साइकोलॉजी होता है, वो आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। बाद बाकी जो भी डाटा है, आप 4 चीज़ को समझ लीजिए, जो 4 शुरुआत का जो 4 है, इसके अलावा मार्केट में ये 4 चीज़ है, ये क्या कह रहा है। जैसे आप यहाँ पर मैं देखो कि इस लेवल से ये बाय के लिए जा रहा है, इस लेवल से, मतलब ये क्या बनाया, सपोर्ट बनाया ना, ये क्या बनाया, इस लेवल से प्राइस सेलिंग के लिए जा रहा है, रेसिस्टेंस बनाया, ये क्या बना रहा है, रेसिस्टेंस बना रहा है, ये क्या बना रहा है, सपोर्ट बना रहा है। लेकिन बायर्स का मार्केट में कोई ज़्यादा रिलेवेंस नहीं होता है, हम मार्केट को सेलर्स के नज़रिए से देखते हैं। तो कॉल राइटर्स क्या बनाया, रेसिस्टेंस बनाया, पुट राइटर्स क्या बनाया, सपोर्ट बनाया हमारा। एग्जैक्टली इसी के लिए मैं बोला था कि बेसिक जो है वो बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना बेसिक को आप अगर समझे हुए अगर मार्केट में आओगे तो फिर आपको लॉस से भगवान भी नहीं बचा सकते हैं, ठीक है, याद रखो, लॉस से भगवान भी नहीं बचा सकते, ओके। अभी भी कुछ क्वेश्चन है
इसके बारे में? एस जंबागी जी, क्या आपको और भी कुछ क्वेश्चन है? हेलो, ओके। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे जैसे जो अभी मैं बता रहा था कि जब भी आप ऑप्शन चेन रीड करोगे तो ऑप्शन चेन में आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट ये आपको देखने को मिलता है। अब जैसे यहाँ पे आप बताओ कि मैं आप लोग से चाह रहा हूँ कि आप लोग मुझे लेवल्स बताओ कि कौन सा लेवल्स नहीं होता है तो मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, और आप मुझे बताओ कि कौन सा लेवल्स यहाँ पर मैं रेसिस्टेंस के रूप में कर रहा है और कौन सा लेवल नहीं है। एक जो नहीं हो पाया ठीक से, ये बताओ कि कौन सा लेवल यहाँ पर मैं रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है और कौन सा लेवल सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। आप मुझे टाइप करके बताओ। सब लोगों को दिख रहा है? सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? क्लियर? आप मुझे टाइप करके बताओ कि कौन सा लेवल से स्क्रीन आपके हिसाब से रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है और कौन सा लेवल सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। प्लीज टाइप फास्ट। यस, ओके। हाँ, आप लोग स्क्रीन देखिए और टाइप कीजिए। स्क्रीन देखिए और टाइप कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ आप इसको टाइप करें। देखो, तब तक आप टाइप करो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है? ये है जब आप स्टॉक मार्केट में जब आप पढ़ोगे, ये एक साइकोलॉजी का होता है। साइकोलॉजी में एक आता है हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मतलब क्या होता है कि एक झुंड के बारे में आपने सुना होगा। ये एक फेमस स्टोरी है, मैं आप लोग को स्टोरी बता रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। हर्ड मेंटालिटी, हर्ड मेंटालिटी क्या होता है कि लोगों को एक झुंड में चलने की एक आदत होती है, ठीक है? तो एक रिसर्च किया गया था कि लोगों को 2 सेट का लाइन दिया गया था, 2 सेट का लाइन दिया गया, ठीक है? जैसे कि एक सेट का लाइन, मैं आपको पीपीटी पे आता हूँ, मैं आप लोग को बताता हूँ। 2 सेट का लाइन दिया गया था। एक सेट में 3 लाइन था, ऐसे करके 3 लाइन था, ठीक है? और दूसरे सेट में 1 लाइन ऐसे करके डाला गया था, ठीक है? अब लोगों से ये पूछा गया था, एक लोग से पूछा गया था कि ये बताओ कि ये लाइन किससे मिल रहा है, ये लाइन किससे मिल रहा है? आप बता सकते हो कि ये लाइन किससे मिल रहा है इसमें से? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? इससे मिल रहा है, सेकंड से मिल रहा है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, ठीक है? अब लोगों से पूछा गया तो शुरुआत में सबने बोला कि सेकंड, सेकंड बैठा हुआ है। उसके बाद सेम लोगों को क्लास में बैठाया गया, एक एक करके क्लास में बैठाया गया। उस क्लास में उससे पहले ऑलरेडी कुछ एक्टर्स को बैठाया गया था, जिनको ये बताया गया था कि आपको गलत आंसर देना है, ठीक है? तो उस क्लास में सब लोगों ने बोला कि ये जो मैच कर रहा है ये फर्स्ट से मैच कर रहा है। तो जो बंदा बाहर से आ रहा था वो भी शुरुआत में तो रहा कि भाई नहीं, ये सेकंड से मैच कर रहा है। लेकिन जब सब लोग, मान लो कि 20 लोग बैठे हुए हैं, 20 में से जब 10 लोग 15 लोग वही आंसर देने लगे और 19 का 19 जब वही आंसर देने लगा, तो ये भी अपना आंसर चेंज करके एक कर दिया, जबकि इसको मालूम था कि एक आंसर गलत है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है, ये कहानी, ये इस एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक के साथ नहीं किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट सैकड़ों लोगों के साथ किया गया। तो ये जो बताता है, ये हर्ड मेंटलिटी को बताता है कि आदमी को भीड़ के साथ में चलने में ही मज़ा आता है। मतलब कि लोग अपने आप को अलग दिखाने में, अपने आप को अलग दिखाने में असहज महसूस करते हैं। उनको ये लगता है कि, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, ठीक है? दूसरों के सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। तीसरा है कि मैं अलग कैसे हो सकता हूँ, ठीक है? या फिर मैं खुद ही गलत, जानने के बाद भी वो लोग अपना आंसर चेंज कर रहे हैं भीड़ को देखते हुए।
तो ऐसा मत बनिए। अगर आपको कुछ लगता है कि अपना परसेप्शन सही है तो आप उस परसेप्शन के तहत चलिए, हर्ड मेंटलिटी मत बनिए। जैसे बकरी का भीड़ चलता है या फिर वो मार्केट में अगर आपको रहना है तो आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बेसिक नींव मजबूत नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ओके, ठीक है, ओके, गुड, ठीक है। तो एग्जैक्टली तो इसी तरीके से हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेसिस्टेंस है। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे, ये एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि इतना चीज़ मैंने आपको बता दिया, यस, Sir, actually, sir, how to find immediate support and immediate resistance? व्हाट, How to find immediate support and immediate resistance? हाउ टू फाइंड इमीडिएट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। Yeah. Yes, sir. Yes, immediate support and resistance or intraday support and resistance is based on what? Based on COI. अभी जो मैंने बताया ये क्या है? COI, change in intraday, based on change in intraday. Now, अब जैसे देखो, अभी मैंने जो रस्सी वाला आप लोग को स्टोरी बताया था, रस्सी वाला स्टोरी याद कीजिए, हम सब लोग ने बचपन में खेला होगा, ठीक है। अब देखिए कि अगर 25,500 अगर आप 2 दिन पहले देखो तो 25,500 क्या था? एक रेसिस्टेंस था। आप चार्ट पे भी देख लो कि 25,500 के आसपास में प्राइस आपका 25,500, इससे पहले भी आपका एक रेसिस्टेंस बन रहा था, फिर 25,000 का लेवल आपके लिए एक रेसिस्टेंस, सॉरी 25,200 का, 25,100 से 25,200 का लेवल आपके लिए एक रेसिस्टेंस बन रहा था, ठीक है। 25,500 नहीं था, 25,100 से 25,200। अभी देखिए, अब कुछ समय के बाद में 25,100 25,200 से क्या हो रहा है कि ये वाई बिल्डअप हटना शुरू हो गया, वाई बिल्डअप हटना शुरू हो गया। उसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि 25,100 25,200 अपना रेलिवेंस खो रहा है। अब न्यू सपोर्ट और न्यू रेसिस्टेंस कहाँ पे डेवलप हो रहा है? न्यू सपोर्ट और न्यू रेसिस्टेंस आपको एक तो ये देखना है कि 275% से यहाँ पे इंक्रीज किया, लेकिन नंबर कितना है? 25, इसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अब देखिए कि 210% से यहाँ पे इंक्रीज किया है, तो न्यू जो आपका बन रहा है 25,900 आपका रेसिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे आपका 48 लाख है। उस और सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है? 26,000 पे 77 लाख है और 55% के रेट से इंक्रीज़ किया, ठीक है। इमीडिएट कहाँ पे हो गया? 25,700, यहाँ पे कि 93% से इंक्रीज़ किया है, ठीक है। और ये हो गया। अब आप इस पे देखो, पुट में देखो, पुट में अभी भी ये तो आपका 1000% से इंक्रीज़ किया, 650। जब भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखो, डबल जीरो वाला देखो और सिंगल जीरो वाला पे कभी भी काम नहीं करना, ठीक, ओके। 650, Okay, sir. Okay, sir. ठीक है। अब Okay, sir. ओके, गॉट इट, कि कहाँ पे नंबर और कहाँ पे किस रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जो मैंने आपको रस्सी खींचने वाला जो कहानी बताया था उसमें कि अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है या फिर एक डिक्रीज़ हो रहा है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रोसेस कंटिन्यू तो वो लेवल स्ट्रेंथ गेन करता चला जाएगा और एक ब्रेक इवन, एक थ्रेशोल्ड लेवल हो, उस थ्रेशोल्ड लेवल के बाद में वो अपना रिलेवेंस एक्वायर करेगा, ओके। सो नाउ आई वांट यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस, ओके। हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस और व्हाई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट, दोनों ही है, क्योंकि हमने करीबन इस क्वेश्चन का आंसर आपको कई बार दे चुका हूँ। हमने OI और COI आपको बताने में, ओके। PCR तो आप लोग को मालूम ही है, PCR आपका हमारा एक ये है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बताता है, ये डाटा है, इस डाटा के बेसिस पे आप काम कर सकते हो PCR का। और सेम तरीके से आपका IV एक फेयर इंडेक्स होता है, ठीक है।
तो पीसीआर और विक्स एक फेयर इंडेक्स होता है कि आईवी अगर ये आपका है कि अगर हाई आईवी रहता है तो हाई आईवी मतलब टाइम वैल्यू, आईवी इंडिकेट करता है फेयर इंडेक्स। फेयर इंडेक्स मतलब जितना ज़्यादा मार्केट अगर में फेयर होगा वहाँ पर में विक्स उतना ज़्यादा होगा, और विक्स अगर ज़्यादा होगा तो उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, और प्रीमियम में इंटेंसिटी वैल्यू तो फिक्स रहेगा तो उसका टाइम वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज करेगा, और अगर विक्स भी नीचे आएगा तो प्रीमियम ड्रास्टिकली डिक्रीज करता है। तो आप इसका पास्ट एग्जाम्पल भी कई बार देख सकते हैं। ओके, सो आई थिंक हमारा बेसिक मोस्ट ऑफ द चीज़ क्लियर हो गया। ओके, देखिए कोई भी चीज़ जो मैं अभी बता रहा हूँ उसको मार्क कर लीजिए कि आप कोई भी 1 घंटे या 2 घंटे के क्लासेस में ऑप्शन आप पूरी तरीके से सीख नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर चाहो तो यहाँ से कुछ चीज़ लेके आप खुद से भी स्टडी करके आप सीख सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग एक स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको बात करता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रेटजी मैं बेसिकली कई बार मैंने फॉलो किया है। अब यहाँ से हम लोग का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमें करना चाहिए था। हम लोग ने करीबन ना 1 घंटा 20 मिनट हमने बेसिक के ऊपर में ही वो हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जब मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो स्टॉक्स के लिए बता रहा हूँ कि मेरे पास में बहुत सारे ये क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम स्टॉक्स में किस तरीके से काम करें, ठीक है। तो सबसे पहला है कि स्टॉक्स में अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। अगर आप स्टॉक्स में ऐसे मतलब रिस्क के भरोसे ही काम करना चाहते हो तो आपको हेजिंग करना चाहिए, नेकेड पोजीशन कभी भी मत बनाइए। साथ में आपके सेटअप्स के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा कि सेटअप्स कैसा बन रहा, सेटअप्स कैसा बन रहा। अगर परफेक्ट सेटअप्स है तो ही फिर आप जाइए, अगर परफेक्ट सेटअप्स नहीं है तो फिर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग मत कीजिए। ओके, आई होप आप सब लोग अगर अभी हैं तो या तो नोटबुक ले लीजिए या फिर ये रिकॉर्डिंग आप दोबारा देखिएगा, या कुछ हो तो आप कॉल कर सकते हैं, या फिर जिस भी ग्रुप में है आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी जाके क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा। ओके, सो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए कि हमें एक ऑप्शन बैरियर लेवल हमें चाहिए। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शन बैरियर लेवल? रेसिस्टेंस मीन्स वी वांट स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, वी वांट स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। लाइक कॉल साइड हमें क्या देता है? कॉल साइड ये क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंस है, ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंस है। मतलब कि अगर ये एम का चार्ट है, बहुत ओल्ड चार्ट है, ठीक है, तो आप उस पर मत जाइए, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो इसमें क्या हो गया कि 1300 पे आपका 20 लाख रेसिस्टेंस, 1320 पे 23 लाख है, 1340 पे आपका करीबन 22 लाख है। तो टोटल मिला के 1300 से 1340 के बीच में करीबन हमारा 70 लाख, ठीक है, 3 2 5 करीबन 70 लाख हमारा ओपन इंटरेस्ट है। मतलब कि 1300 से 1340 का लेवल जो हमारे लिए हो गया वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में हो गया। व्हाट वी गॉट? फर्स्ट वी गॉट रेसिस्टेंस लेवल। अब हम क्या करेंगे रेसिस्टेंस लेवल पे? आप में से कोई भी लोग हेजिंग कर रहे हैं? एनीवन डू हेजिंग? एनीवन डूइंग हेजिंग? एनीवन? ये सब लाइव क्लास देख के दो बार, ओके, ठीक है। नहीं, मैं लाइव की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं अगर मुझे करना हो तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? ओके, तो वी गॉट वन आंसर कि हम सेलिंग करेंगे। नेक्स्ट, और कोई? अब देख, आप अगर नेकेड बनाते हैं, प्राइस अभी कहाँ पे है आपका? 1280 पे है,
प्राइस आपका है 1280 पे, आप क्या पोजीशन बनाओगे यहाँ पर में? देखो भाई, प्राइस है 1280 पे है, 1320 पे मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो हम यहाँ पर में क्या काम कर सकते हैं? इसके लिए अगर आपको पूरी हेजिंग स्ट्रेटजी समझना है तो हेजिंग स्ट्रेटजी के लिए एक बुक है, ठीक है, मैं भी वो आपको बताऊंगा। ये बुक है आपका नेटवर्क 18 का है, ठीक है, ये मेरा नहीं है, मनी कंट्रोल का ये बुक, ठीक है। इस बुक को आप, इस बुक में सिंपल तरीके से बताया गया है, एकदम सिंपल है, ठीक है। जैसे कि आप अगर लॉन्ग कॉल के लिए जा रहे हो तो लॉन्ग कॉल का क्या मतलब है, ठीक है, शॉर्ट कॉल का क्या मतलब है, कवर्ड कॉल का क्या मतलब है, बुल कॉल रेस्पेक्ट, मैंने उसी का जो भी नेसेसरी पॉइंट था मैंने सिर्फ उसको लेके एक आपके लिए सेटअप्स मैंने बना दिया। इसमें बेसिकली मेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए कोई भी लोगो या वो कुछ नहीं है। अब देखो कि हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या सेटअप बन रहा है, शॉर्ट कॉल है। अब हमारे लिए क्या बन रहा, हमारे लिए हम यहाँ पर में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर में चीज़ों को समझ, अगर आप ये पॉइंट को समझ लोगे तो आप कईयों पॉइंट को समझ लोगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट को समझ लोगे तो आप कई पॉइंट को समझ लोगे, ठीक है। ऊपर में हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल है, प्राइस को रेसिस्टेंस लेवल को क्रॉस करना करीबन इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर में हम रेसिस्टेंस लेवल के पास का हम ऑप्शन को सेल करेंगे, रेसिस्टेंस लेवल के आसपास का ऑप्शन को हम सेल करेंगे, ठीक है। सपोज कर लो कि हमने ऑप्शन सेल कर दिया 1340 का, मान लो कि 13 रुपया का हमने ऑप्शन सेल कर दिया, हमने कितने का किया, 13 रुपया का ऑप्शन को हमने सेल किया। अब हमारे पास में कितने का रिस्क बन रहा हूँ, इसका उस समय लॉट साइज था प्रैप्स 2000 के आसपास का, ठीक है, या मान लो कि 1000 लॉट साइज है सिंपल कैलकुलेशन के लिए। तो हमारा रिस्क पे कितना आ रहा है, 13,000 रुपया, रिस्क पे हमारा कितना आ रहा है, 13,000 रुपया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने कॉल को सेल कर दिया रेसिस्टेंस के लिए, कॉल को सेल कर दिया। कॉल सेल का क्या वैल्यू रहता है, आधी व्यू रहता है बेयरिश का, बट फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉइंट, सो दैट स्पेसिफिक पॉइंट इज 1340 रुपीज़, दैट स्पेसिफिक पॉइंट इज 1340 रुपीज़। नाउ व्हाट आई विल डू to cover the losses, I will buy a call option. What? I'll buy a call option. Call option of, I can buy a 1400 call option. Okay? Or 1420 call option. Suppose I buy a call option of a 5 rupees. 5 rupees का हमने call option buy कर लिया. So 13 minus 5. 13 minus 5. So my risk is, how much my risk? 8,000. हमने 8,000 के रिस्क को हमने 13,000 के रिस्क को हमने मैनेज करके 8,000 का रिस्क हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या बन रहा, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या बन रहा है, वो हमने 1340 किया है। यहाँ पर में प्रीमियम कितना आ रहा है, हम मान लो कि 20, 40 और 10, 50, ठीक है, 50, 55 पॉइंट। तो हमारा 1400, हमारा 1400 के पास का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बन रहा है कि अगर प्राइस 1400 के लेवल के आसपास में जाके भी एक्सपायर देता है, फिर भी मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही रहूँगा। अभी प्राइस कहाँ पे है, प्राइस अभी है 1280 से 1400, मैं करीबन 2000-3000 के प्रॉफिट में भी रहूँगा। हाउ मच ROI, हाउ मच ROI,
मान लो कि 1 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया या 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, हाउ मच द ROI? अगर आप 1,000 भी इन्वेस्ट करते हो तो कितना हो गया? 1% मिनिमम, मैं कह रहा हूँ मिनिमम अप्रॉक्स में वही हुआ या 0.7 है। आप अगर इसी रेट से भी जाते हो तो आप 12 से 15% आप आसानी से स्टॉक्स में आप अर्न कर सकते हो। लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, क्या सेल करना है क्या नहीं सेल करना है। हमने रैंडम नहीं चूज़ किया है, हमने 1400 क्यों चूज़ किया है? एक स्पेसिफिक रीज़न से मैंने चूज़ किया है। नाउ यू नो द रीज़न क्यों मैंने चूज़ किया। आई थिंक इट्स क्लियर। ये सेटअप समझ में आया? Okay. So if you have still any question, you can ask in the comment section. I'll try to answer it. Okay. So now next move to one more example. ये एग्जाम्पल में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये एग्जाम्पल में आप बताओ। ये एग्जाम्पल है HDFC बैंक का, आप बताओ इसमें क्या होगा। Anyone? What the resistance still? प्राइस अभी 1500 के पास में, प्राइस अभी है आपका 1500 के पास में। यस, क्या बोले? 1540। ओके, यस 1540 का हम क्या करेंगे? कॉल सेल करेंगे 1540 का। ठीक है, हमने कॉल सेल कर दिया 16 रुपया, 16 रुपीज़, 16 रुपीज़ कॉल शॉर्ट। ओके, व्हाट डज दिट मीन? इसका क्या मतलब? मतलब 1540 प्लस 16 रुपीज़, मतलब कि 1560, मतलब अप्रॉक्स में 1560 तक मैं कवर्ड हूँ। लेकिन अभी मेरा 16 रुपये लॉस पे है। सपोज कर लीजिए कि इसका नोट साइज 1000 का, ठीक है, तो मेरा कितने लॉस पे है? 16,000। अब कैसे मैं इस 16,000 को मैं मिनिमाइज करूँगा? कौन सा होगा मेरा? कौन सा होगा मेरा? Which is the- Yes. And the Sika on by. Why 1500? Why 1580? Why? Hmm? Indrathamosa, Sugatataram. It was Yes. Why? 20 Sugatana, you got just one segment. Yes. Anyone else? Anyone else? Why 1600? Or why 1580? एक से देखिए, मैंने आप लोग को बोला है कि 1540 सेल करना है बाय कॉल विच स्ट्राइक प्राइस? देखिए 1600 का जो है 1600 का करेक्ट है, क्योंकि 1600 खुद भी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, हम करीबन मान लीजिए कि 1460 तक हमने कवर कर लिया। ठीक है, 1460 तक कवर कर लिया।
लेकिन अगर 1600 1420 से लेके या 1500 से लेके 1600 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, बट बीच में 1560 से लेके 1580 के बीच में एक हमारा वीक रेसिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये इस लेवल तक आ सकता है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रहता है, ठीक है, तो जो हमने अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो कॉल सेलिंग है, कॉल सेलिंग से हम एग्जिट करेंगे और कॉल बाइंग जो मेरा 5 रुपये वाला है, ये 5 रुपये का कॉल बाइंग मेरा ऑलरेडी कंटिन्यू रहेगा, ताकि जितना हो सके हम लॉस को रिकवर कर सकें, ठीक है। मान लो कि ये अगर 1600 जाते जाते ये भी आपका 15-17 रुपये के करीब में हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा मान लो कि 5-7 हज़ार 10 हज़ार का हमारा इधर नुकसान होगा, तो ओवरऑल मिला जुला के हम इसमें भी 1-1.5 हज़ार 2 हज़ार का हम प्रॉफिट में हो गया, ठीक है। दैट्स व्हाई आई चूज 2 एग्जाम्पल ऑफ अ डिफरेंट टाइप, ठीक है। समझ में आया कि हमें कब क्या करना चाहिए। ये जो भी स्ट्रेटजी की जो आपको बुक शेयर किया जाए, ये देख आपको सिर्फ एक व्यू देने के लिए है कि क्या क्या हो सकता है। एग्जैक्ट में जो चीज़ें होती है वो आपके जब लाइव मार्केट में आप जाते हो तो आपका माइंड कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि आप अगर यहाँ पर देखो कि बुल कॉल स्पीड का क्या मतलब हो गया, बुल कॉल स्पीड का क्या मतलब हुआ, बुक में मत जाओ, ठीक है। बुल कॉल स्पीड का क्या मतलब, नाम क्या दे रहा है, बुल। बुल मतलब कि हम बाइंग की तरफ के लिए प्राइस को ऊपर जाने के लिए हम कर रहे हैं। तो और कॉल में प्राइस ऊपर कब जाएगा, कॉल में प्राइस ऊपर कब जाएगा, कॉल बाइंग में या कॉल सेलिंग में, बाइंग में। तो हमें कॉल बाय की तरफ जाना, ओके। स्प्लिट मतलब क्या हो गया, स्प्लिट मतलब कि डिफरेंसेस के लिए हो गए। तो हमें यहाँ पर में क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें कॉल बाइंग को प्रेफर करना है। मतलब कि अगर हम सपोज कर लीजिए कि हमने अगर 100 रुपया का कॉल बाई किया, तो हम 100 रुपया से कम का ही कॉल सेल को हम प्रेफर कर सकते हैं। मतलब कि मान लो कि और हमने कॉल सेल किया 80 रुपीज़ का, तब ये हुआ ना कि बुल कॉल स्प्रेड। और हमारा जो एग्जाम्पल था वो क्या था, हमारा एग्जाम्पल क्या था, हमने कॉल सेल किया था किसका, हायर प्रीमियम, ठीक है। ये हो गया बुल पुट स्प्रेड। हमने जो कॉल के लिए लिया था क्या था, बियर कॉल स्प्रेड। हमने क्या किया था, हमने क्या किया था वहाँ पे, हमने हायर प्रीमियम, हमने कितने का प्रीमियम को सेल किया था, मान लो 16 रुपीज़ के प्रीमियम को हमने सेल किया था, और हमने 5 रुपीज़ के प्रीमियम को हमने बाई किया, ओके। हमने 5 रुपीज़ के प्रीमियम को हमने बाई किया था। तो ये हमारा क्या हो गया, बियर पुट स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड। सॉरी ये हाँ, ये हो गया बियर कॉल स्प्रेड, कॉल था तो बियर कॉल स्प्रेड रूल्स हमारा, ओके। तो कोई सर हम और भी कर सकते हैं ना, 2 कॉल बाय ट्रांसफर। क्या हुआ जी, इसमें सर हम लोग और भी कर सकते हैं ना, 5 रुपया का 2 कॉल बाय एंड 16 रुपया का 1 कॉल सेल। 5 रुपये का 2 कॉल बाय, गुड। अब आप आइए, ठीक है। देखिए ये सब में इसी तरीके से क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। आपने क्या बोला, हमने 16 रुपये का क्या किया, अच्छा 5 रुपये का हमने आपने 2 कॉल बाई किया, ठीक है, +5, ठीक है। और आपने सेल किया 16 रुपये का, कितना बचा आपके पास में, 6 रुपीज़ बचा, ठीक है। तो आपका 6 रुपीज़ का
लेकिन इसमें इसी रेशियो से आपका प्रॉफिट भी चेंज होता है ना, इसी रेशियो से आपका प्रॉफिट भी चेंज होगा ना। इसी रेशियो से ये नहीं है कि प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है। जैसे 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 कि आप यहाँ पे देख, जैसे आप यहाँ पे देख लो, इसको ऑप्शन ट्रेडिंग में देख, ठीक है। अभी इसमें देखो, इसमें आप जितना सी बिल्डर होंगे, बिल्डर का आपको समझ आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे प्राइस चेंज करते चलोगे। अब जैसे मान लो कि मैंने बाय वाला कर दिया, यहाँ पर मैं 116 है, मैंने 150 कर दिया। यहाँ पर मैं देख, सेल वाला कितना है 170, अब यहाँ पर मैंने इसको 150 कर दिया, क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट कम हो गया और लॉस हमारा एक मिनिमाइज हो गया, लेकिन प्रॉफिट तो मेरा कम हो गया। तो हमें एक बैलेंस्ड बनाना होता है जहाँ पे कि हमारा प्रॉफिट भी कम हो, मतलब कम ना हो और लॉस भी हमारा एक एवरेज में रहे, ठीक है। ओके, हमारा प्रॉफिट और लॉस दोनों हमारा एक एवरेज में रहे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, हमारा 4000 का प्रॉफिट है और 3000 का मेरा लॉस है, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक एक्सेप्टेबल दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे काम कर सकते हो, ओके। हमें कोई भी चीज़ को रैंडम नहीं करना, हमें कैसे करना है, हमें उसका कैलकुलेशन के साथ में काम करना। तो कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास में यहाँ पर में मल्टीपल है। जैसे आपने जो बोला, आप वो भी कर सकते हैं। अगर मान लो कि आप अगर ये भी चाह रहे हो कि प्राइस मान लो थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, ठीक है, या फिर मैं जो चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे कि आप रिस्क को और मिनिमाइज करना चाह रहे, ठीक है, यहाँ पर में, तो आप एक 1560 का आप एक बाई कर लो और एक 1620 के आसपास का एक बाई कर लो। आप एक 1620 के आसपास का बाई कर लो। अगर मान लो कि ये कब आप कर सकते हो, सपोज कर लो कि ग्लोबल सेंटिमेंट आपको पूरा पॉजिटिव लग रहा है, बैंकिंग सेक्टर में आप पूरी बुलिश हो, ठीक है, तो आप, और ये भी आपको मन में है कि रेसिस्टेंस के पास में ये टाइम डिके कर सकता है, ठीक है, रेसिस्टेंस के पास में इसको चांस है कि ये टाइम डिके करेगा, ठीक है। तो अगर रेसिस्टेंस के पास में टाइम डिके करेगा तो आप क्या करोगे, आप सेलिंग बेस्ड करोगे। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक कर दें, तो आप इससे एग्जिट कर लोगे और यहाँ पर में जो 11 रुपया वाला है वो जब तक 20 रुपये तक आएगा तब तक वो आपका लॉस रिकवर कर दे। मान लो कि 1600 को भी ब्रेक कर लिया, अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो ये भी आपको प्रॉफिट देगा। तो हम डुअल सिचुएशन हम बना के चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो। आपको ये कुशन देता है, आपको ये कुशन दे रहा है, नीचे अगर जाए तो मैक्सिमम आपका 8000, 6000, 10000 तक का आपका नुकसान हो, ये आपको कुशन दे रहा है। लेकिन आप प्रॉफिट कैसे एडजस्ट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉफिट कैसे एडजस्ट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। गॉट इट। अगर इसमें इससे प्रीवियस वाले में देख, ठीक है, इससे प्रीवियस वाले में हम क्या क्या कर सकते थे, हमने इसका तो कर दिया, ठीक है। हमारा अगर ब्रेक इवन करीबन लेते लेते इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये समझ लो कि 1400 तक में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आप एडजस्ट करते चलोगे। यहाँ पर में क्या है कि हम एक 9 रुपये का सेल कर दें, ठीक है, 1360 है, क्योंकि अगर 1340 को ब्रेक किया तो 60-80 तक आराम से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद 1400 के पास में ये थोड़ा सा हर्डल फेस कर सकता है,
तो हम एक इसका भी सेल कर सकते हैं, यानी तो इसको छोड़ के हम 1300 इसका या फिर इसका भी सेल कर सकते हैं। अगर हमको यही काम करना है तो हम थोड़ा ITL का सेल कर देते हैं, ठीक है। हम 1260 का हम सेल कर देंगे, हम 1280 का हम सेल कर देंगे, 1260 का सेल कर देंगे, 1280 का सेल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ऊपर में हमें रेसिस्टेंस है। तो हमारा क्या स्ट्रेटजी है और करंट मार्केट सिचुएशन क्या है वो ये डिफाइन करता है, ओके। यस, इसका रिकॉर्डिंग आप लोग को दे दिया जाएगा, साथ में ये दोनों बुक्स का लिंक भी आप लोग को शेयर किया जाएगा। ये बेसिकली मनी कंट्रोल का है, ठीक है। ये बुक्स का लिंक भी आप लोग को शेयर किया जाएगा। और ये जो है ये भी है, इसमें मैंने पूरी एक फिल्टर आउट करके डाला है, ठीक है। इसका लैंग्वेज एकदम सिंपल लैंग्वेज है। जैसे कि आप जो बोल रहे थे, ये क्या हो गया कि ये पुट बैक स्प्रेड इसका नाम हो गया, या फिर कॉल बैक स्प्रेड इसका नाम है, ठीक है। कि जहाँ पे हम एक सेल कर रहे हैं और 2 हम बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका पे ऑफ चार्ट ऐसे बनता है कि आप अगर एक्सट्रीम बुलिश हैं, ठीक है, तो फिर हैं, या फिर आप एक्सट्रीम बेयरिश हैं, तो फिर आप ये करते हैं। और बीच में एक लेवल तक आपके लॉस को ये लिमिट कर देता है, बीच में एक लेवल तक आपके लॉस को ये लिमिट कर देता है। इसका लैंग्वेज भी आसान है, ठीक है। आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो, इसको सीख सकते हो, उसमें कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं है। कैलेंडर स्प्रेड क्या है, बुल कैलेंडर स्प्रेड, डायगोनल कॉल स्प्रेड हो गया, लॉन्ग स्टडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्टडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, इस तरीके से है करीबन 43 पेजेस का, ठीक है। आप इसमें मल्टीपल स्ट्रेटजीज आप देख सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ है कि अगर नेक्स्ट सेशन भी इसका क्लासेस होंगे, तो नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली दैट बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स, कि वो इंडिकेटर हमें बेसिकली कैसे हमें पोजीशन बनाने में इसमें ये हेल्प करेगा, ओके। जैसे ये है, परहैप्स ये लॉग आउट हो गया है, कोई नहीं है, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीक कि एक इंडिकेटर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो इंडिकेटर आपको ये हेल्प करेगा कि इस समय आपको क्या करना चाहिए, मतलब कि दैट लेवल कैन बी अ रेसिस्टेंस और दैट लेवल कैन बी अ सपोर्ट, ठीक है। वो स्पेसिफाई एक लेवल देगा। उसके बाद उस लेवल पे मैं आप लोग से ये चाहूँगा कि आप उस लेवल पे हमें ये बताएं कि क्या यहाँ पे हमें कॉल बाई की तरफ जाना है, या मतलब बाइंग स्ट्रेटजी की तरफ जाना है, या फिर सेलिंग स्ट्रेटजी की तरफ जाना है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन द मार्केट, देन रिमेंबर वन थिंग, डोंट डू अ नेकेड ट्रेडिंग। अगर आपको नेकेड ट्रेडिंग करना है तो नेकेड ट्रेडिंग आप कीजिए, जो मैंने आपको बताया था, इससे पहले कई बार मैंने बताया था, FII इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन के बेसिस पे। हमने FII इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में इधर 1775 पे 25,000 का हमने बुक किया, 25,000 जनवरी का, ठीक है। हमने इसका प्रॉफिट बुक कर लिया 25,000 का, 1775 के आसपास में हमने बुक किया, ठीक है। करीबन हमने ये कल ही परसों बुक किया था, करीबन 2 या 3 लाख का था मेरा एक क्वेश्चन था, वो हमने बुक किया। कुछ क्वेश्चन अभी और भी कंटिन्यू, ठीक है। तो FI इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एक प्रूवन है। अगर नहीं आपको है तो आप पास्ट में जाइए, FI इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन को आप कीजिए, और वहाँ पे आप देखिए कि क्या वो सही हो रहा है, वो गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर नेकेड करना है तो उसमें कीजिए, इसको स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से कीजिए, ठीक है। जितना आप में से बहुत सारे लोगों ने या फिर बहुत सारे ट्रेडर ने पूरे साल भर में नहीं अर्न किया होगा या फिर कर पाएंगे, उतना एक एक पोजीशन में हो रहा है। ये पोजीशन आपको मान लो कि साल भर में 4 या 5 अपॉर्चुनिटी देता है। आपके पास में अगर उतना कैपिटल है और कन्वेंसी है
तो फिर आप प्रत्येक में आप 8 लाख 10 लाख 15 लाख ऐसे करके आप अर्न कर सकते हैं प्रत्येक पोजीशन, ठीक है। और एक नहीं मल्टीपल अकाउंट से आप कर सकते हैं। ओके, वरुण जी का है सर ऑप्शन चेन में पुट साइड रेसिस्टेंस एंड कॉल साइड सपोर्ट। नहीं, ये आप उल्टा लिख रहे हो। हम राइटर्स के नज़रिए से देखते हैं ऑप्शन चेन, हम राइटर्स के नज़रिए से हम देखते हैं। ओके, और राइटर्स का क्या व्यू है, आप इसमें से जाइए और जो हमने इसमें बताया है आप इसको देखिए। राइटर्स का क्या व्यू है, कॉल राइटर्स फ्रॉम ए स्पेसिफिक लेवल से नीचे, दैट मीन्स रेसिस्टेंस, फ्रॉम ए स्पेसिफिक लेवल से ऊपर, दैट मीन्स सपोर्ट। ओके, तो हम ऑप्शन को राइटर्स के नज़रिए से हम देखते हैं। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस, एनीवन? ओके, सो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को जब यूट्यूब का आएगा तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को आ जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास में रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, क्योंकि इसमें ओवरऑल हमने ऑप्शंस का एक पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने कवर किया है। ओके, ओके, सो मैं अब ये सेशन बंद करता हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों को तो आपको क्वेश्चन डालिए, नहीं तो फिर मैं सेशन बंद करता हूँ। ओके, यस सर, दोबारा कहाँ देखिए, दोबारा आपको यूट्यूब पे ये आ जाएगा, आप दोबारा यूट्यूब पे इसको देख सकते हैं। सर वीडियो यूट्यूब पे आएगा, हमारा यूट्यूब चैनल है शेयरिंग द डॉक्यूमेंट ऑन यूट्यूब, माइट प्लीज़ शेयर इटसेल्फ। ये क्लोज होने के बाद में ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर नहीं है तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट आपको ट्यूसडे के बाद अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यूट्यूब में भी जाके कर सकते हो या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हो। ओके, ओके, वीडियो लिंक आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा। आप जो भी ग्रुप में होंगे, चाहे आप टेलीग्राम में हो या फिर हमारे एप्लीकेशन में हो, वहाँ पे आप लोग को वीडियो लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you.